हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महासचिव कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ए ऑप्शन है गिलबर्ट होंगबो, बी ऑप्शन है जुगेन स्टॉक, सी है हैथम अल घिस और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी गिलबर्ट होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में जो महासचिव है ये कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट, ये श्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ILO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टू इंटरनेशनल 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 ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो याद रखना है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय 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 श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो स्थापना वर्ष है, स्थापना जो है ये हुआ 1919 में। स्थापना कब हुआ? 1919 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ILO इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव है गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, अब सदस्य संख्या, इसमें जो सदस्य देश है, इस सदस्य कितना है? तो सदस्य देशों की संख्या है 187। कितना है? 187। और 187वां सदस्य देश है टोंगा। ठीक है, 187वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है टोंगा है। क्या है? टोंगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का स्थापना जो है 1919 और हेडक्वार्टर है जेनेवा। महासचिव है गिलबर्ट होंगबो और सदस्य देश है 187 और 187वां सदस्य है टोंगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे इंटरपोल से रिलेटेड फैक्ट। अब देखेंगे इंटरपोल ठीक है, इंटरपोल। देखिए, इंटरपोल की यदि बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है 1923। स्थापना वर्ष है 1923। हेडक्वार्टर का है? तो हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस। ठीक है, हेडक्वार्टर का है? लियोन्स फ्रांस। ठीक है, हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस। और महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं, तो देखिए इसके महासचिव है जुगेन स्टॉक। ठीक है, और इसमें इसकी जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की संख्या, ठीक है, सदस्य देशों की संख्या है 194। कितना है? 194। और 194वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है किरीबाती। ठीक है, कौन है? किरीबाती। ठीक है, तो याद रखना है इंटरपोल स्थापना 1923, मुख्यालय है लियोन्स जो कि फ्रांस में है और महासचिव है जुगेन स्टॉक और सदस्य देश है 194। ठीक है, 194वां सदस्य देश है किरीबाती। ठीक है, किरीबाती। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड फैक्ट। देखिए राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल कहे तो कॉमनवेल्थ। ठीक है, राष्ट्रमंडल यानी
कॉमनवेल्थ, ठीक है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। तो देखिए कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1931, ठीक है, स्थापना हुई 1931 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन, ठीक है, लंदन, जो कि कहाँ है? यूके यानी ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके महासचिव कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इसके जो महासचिव है ये है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 54 यानी 54, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या है 54 और 54वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है मालदीव, ठीक है। कौन है? मालदीव है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र, अब देखिए यहाँ देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। देखिए इसकी जो स्थापना वर्ष है 1945, ठीक है, 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ स्थापना वर्ष है 1945। हेडक्वार्टर का है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, ठीक है। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है ये है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इसके जो प्रमुख है ये है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है, ठीक है, सदस्य देशों की संख्या, तो सदस्य देशों की संख्या है 193, कितना है? 193, कितना है? 193। और 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान, ठीक है। कौन है? दक्षिण सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसका स्थापना वर्ष है 1945, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। इसके जो प्रमुख है ये एंटोनियो गुटेरस और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है 193 और 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो हाउसेस आर मेड ऑफ, ए ऑप्शन है पत्थर से, बी है बर्फ से, सी है लकड़ी से और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? बर्फ, बी ऑप्शन। तो देखिए एस्किमो के घर जो है बर्फ के बने होते हैं, ठीक है। किसके? बर्फ के बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू। तो याद रखना है कि एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इग्लू। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए ऑल, क्या है? ऑल। तो देखिए ऑल जो है यह यूरोप के, देखिए यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, ठीक है, मानव जाति का आवास है, ठीक है, पाई जाने वाली मानव जाति का आवास है। तो याद रखना ऑल जो है यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव जाति का आवास है,
उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए इजबा, क्या है इजबा। तो इजबा की यदि बात करें तो यह जो है उत्तरी उत्तरी रूस के ग्रामीण उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तिकोनी तिकोनी रंगीन तिकोनी रंगीन दीवारों तिकोनी रंगीन दीवारों वाला, क्या दीवारों वाला मानव आवास है। क्या है मानव आवास। तो याद रखना है इजबा जो है यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों वाला क्या है मानव आवास है। क्या है मानव आवास। उसके बाद देखिए एक है यूर्त। क्या है यूर्त, ठीक है यूर्त। तो यह जो है यूर्त जो है यह मध्य एशिया, यह जो है एशिया के मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के खिरगिज, ठीक है खिरगिज कौमा कालमुख और कज्जाक आदि प्रजातियों का आवास है जो पशुओं की खाल से बना होता है। ठीक है यूर्त जो पशुओं की खाल से बना होता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है। व्हाट इज द टर्म जंप बॉल रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है बास्केटबॉल, बी है नेटबॉल, सी है बेसबॉल और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जंप बॉल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है देखिए बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है कितने 5-5 खिलाड़ियां होते हैं। ठीक है तो याद रखना है कि जंप यानी बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ियां होते हैं। उसके बाद देखिए इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं कि बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच की यदि बात करें, प्रथम विश्व कप मैच जो है 1950 में हुआ था। ठीक है प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ। बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ। ठीक है उसके बाद देखिए वाटर पोलो खेल की शुरुआत ये इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ, इंग्लैंड। ठीक है इंग्लैंड। तो याद रखना है वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए टी शब्द, क्या है टी शब्द। ठीक है तो टी शब्द जो है यह पोलो खेल से संबंधित है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है टी शब्द। ठीक है उसके बाद देखिए क्यू शब्द, क्या है क्यू शब्द और क्यू शब्द बिलियर्ड। ठीक है क्यू शब्द और है बिलियर्डर्स। ठीक है और ये जो है तो क्यू शब्द बिलियर्डर्स से और जो है बिलियर्डर्स से और देखिए बटरफ्लाई जो है ये तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई ये तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तैराकी से। तो याद रखना है क्यू शब्द बिलियर्डर्स से और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। ठीक है किससे संबंधित है, तैराकी से। ठीक है तैराकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए टी शब्द किससे संबंधित है, अभी पता है टी शब्द जो है ये पोलो से संबंधित है। टी शब्द पोलो से। ठीक है और जंप बॉल, ठीक है जंप बॉल शब्द जो है
ये बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल शब्द जो है ये बास्केट बॉल, ठीक है, जंप बॉल शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। माउंटेन्स एंड माउंटेन्स। अच्छा देखिए, आर सून इन दी मैप। ए ऑप्शन है पीले रंग से, बी है लाल रंग से, सी है ब्लू रंग से, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी लाल रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, किस रंग से, लाल रंग से। तो उसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए प्रतीक देखते हैं यहाँ पे कि लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। तो लाल रंग से जो है ये किसको, तो पर्वत और पहाड़ को, ठीक है, लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है कि ब्लू रंग, ब्लू रंग, ठीक है, ब्लू रंग जो है ये प्रतीक चिन्ह है नदी और समुद्र का। ठीक है, समुद्र। तो ब्लू रंग जो है ये प्रतीक है नदी समुद्र का। ठीक है, ब्लू रंग ये प्रतीक है नदी, प्रतीक चिन्ह है। तो ब्लू रंग प्रतीक चिन्ह है नदी समुद्र का। उसके बाद है पीले रंग, पीले रंग। तो पीले रंग जो है ये प्रतीक चिन्ह है ऊंचा, ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान यानी पठार, ऊंचा स्थान यानी पठार का। ठीक है, पीले रंग ये जो है प्रतीक चिन्ह है ऊंचे, ऊंचा स्थान यानी पठार का। ठीक है, उसके बाद देखिए हरा रंग क्या है, हरा रंग, हरा रंग। तो हरा रंग जो है प्रतीक चिन्ह है मैदानों के। ठीक है, मैदानों के। ठीक है, मैदानों। तो याद रखना हरा रंग जो है ये प्रतीक चिन्ह है मैदानों की। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है दिखाए थे कि लाल रंग, लाल रंग जो है ये प्रतीक चिन्ह है पहाड़ के। ठीक है, पहाड़। और देखिए लाल रंग जो है, लाल रंग जो है पहाड़ और पर्वत। ठीक है, लाल रंग जो है पहाड़ और पर्वत इसका जो है प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ब्लू रंग। तो ब्लू रंग जो है ये किसका है, तो समुद्र का। ठीक है, ब्लू रंग प्रतीक चिन्ह है समुद्र का। और देखिए ब्लू रंग जो है ये प्रतीक चिन्ह है नदी का भी। ठीक है, नदी, नदी। और पीले रंग, तो पीले रंग की यदि बात करें तो पीले रंग जो है ऊंचा स्थान यानी पठार। ठीक है, ऊंचा स्थान। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड। ये ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1949, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे अंगीकार किया गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। ठीक है, संविधान लागू। ठीक है, तो इतना को जो है संविधान लागू किया गया। तो लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का जो निर्माण है ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ।
संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया। भारतीय संविधान जो है ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया। उसके बाद देखिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को। उसके बाद देखिए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो याद रखना है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक 12 मई 1952 तक संविधान सभा जो है ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? वेयर इज द वर्ल्ड फेमस ऑयल रिफाइनरी अबदान? ये ऑप्शन है इराक, बी है ईरान, सी है कुवैत और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी ईरान। कहाँ होगा? ईरान। तो विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान जो है ये ईरान में है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तेल शोधक कारखाना जो है ये निजी क्षेत्र का जो जामनगर में है, ठीक है, रिलायंस क्या है? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड का है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है, ठीक है। तो ओपेक जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक देशों का क्या है? उत्पादक देशों का समूह है। उत्पादक देशों का समूह है। तो याद रखना ओपेक जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक देशों का क्या है? समूह है। क्या है? समूह है। देखिए ओपेक का स्थापना तो ओपेक का जो स्थापना हुआ कब हुआ? तो 1960, ठीक है, 1960। तो याद रखना ओपेक का स्थापना जो है ये 1960 में किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए भारत में 1970 और 1990 के दशक के प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में तेल संकट, ठीक है, प्रारंभ में तेल संकट आया था, ठीक है, तेल संकट
आया था। तो याद रखना है, भारत में 1970 और 1990 के दशक के प्रारंभ में क्या आया था? तेल संकट आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ओपेक का मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रिया वियना में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना में। तो याद रखना है, ओपेक का जो मुख्यालय है ये ऑस्ट्रिया वियना में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में, ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, उसके बाद देखिए ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑर्गेनाइजेशन 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 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो याद रखना ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया? विच प्लेयर वॉज गिवन द ऑरेंज कप बिकॉज ही स्कोर द मोस्ट रन्स इन द 16th एडिशन ऑफ आईपीएल 2023? ये ऑप्शन है जॉस बटलर, बी है शुभमन गिल, सी है डी कानवे और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी शुभमन गिल। तो आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के कारण शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए गुजरात टीम के गेंदबाज गुजरात टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को 28 विकेट सर्वाधिक विकेट ठीक है, सर्वाधिक विकेट लिए जाने के कारण पर्पल कैप दिया गया। ठीक है, तो गुजरात टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को 28 विकेट जो कि सर्वाधिक विकेट लिए जाने के कारण उन्हें क्या दिया गया? पर्पल कैप। ठीक है, पर्पल कैप दिया गया। उसके बाद देखिए आईपीएल 2023 का फाइनल मैच फाइनल मैच को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया। तो याद रखना है कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक बार आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस द्वारा 5 बार ठीक है 5 बार खिताब जीत चुकी हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक बार आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 बार जो है खिताब जीत चुकी हैं।
तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी है सरोजनी नायडू और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया यानी ए ऑप्शन। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तैयार किया गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में, कब? 1907 में पहली बार, 1907 में फर्स्ट टाइम पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर, ठीक है, झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया। ठीक है, तो याद रखना है मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया। उसके बाद देखिए कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखना है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखना है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला हैं जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की। तो याद रखना है विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला है जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बाय विच एक्ट वॉज वर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? ये ऑप्शन है अधिनियम 1909, यह अधिनियम 1947, यह अधिनियम 1919 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अधिनियम यानी डी ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि वर्मा को अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग किया गया था। ठीक है, वर्मा को अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं अलग किया गया था। देखिए भारत
सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने वर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। ठीक है, बर्मा सरकार अधिनियम बदल कर क्या कहा गया, बर्मा सरकार अधिनियम, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग किया। ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग किया गया। ठीक है, 1937 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो का सुधार में किए गए पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने कहा था, हर नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भयंकर होगा। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि ली आयोग के संस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, ली आयोग के संस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए ऑप्शन है 13 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 14 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो याद रखना है कि 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कि फर्स्ट यानी पहला जो है विश्व रेडियो दिवस, पहला विश्व रेडियो दिवस जो है कब मनाया गया था? पहला विश्व रेडियो दिवस जो है 2012 में। ठीक है, तो पहला विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 2012 में। ठीक है, 2012 में। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। उसके बाद देखिए 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो याद रखना है 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद देखिए 4 फरवरी, क्या है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फरवरी।
ठीक है। उसके बाद देखिए 4 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व विश्व कैंसर विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 फरवरी 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 6 फरवरी को जो है मनाया जाता है सुरक्षित। ठीक है, 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया गया है। उसके बाद है 7 फरवरी 7 फरवरी को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय 7 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय एड्स दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस। ठीक है, एड्स दिवस तो याद रखना है। 7 फरवरी को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय HIV या एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, एड्स जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए उसके बाद है 10 फरवरी 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस। ठीक है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। फिर देखिए 10 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, 10 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो 10 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस। उसके बाद देखिए 11 फरवरी 11 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो विज्ञान में ठीक है, विज्ञान में वुमेन्स यानी महिलाओं ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया 11 फरवरी को। उसके बाद देखिए 12 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस ये मनाया गया है 12 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 12 फरवरी को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 12 फरवरी को। फिर देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मना। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए 14 फरवरी तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। तो देखिए 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 15 फरवरी को शहीद दिवस। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस। उसके बाद देखिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए मार्च में देखते हैं। मार्च जैसे 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को।
3 मार्च। उसके बाद है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उसके बाद है 17 मार्च। 17 मार्च, तो 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस, ठीक है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, ठीक है। उसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार दिवस, बिहार दिवस। उसके बाद देखिए 24 मार्च। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग विश्व क्षय रोग विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए अप्रैल में मनाए जाने वाले दिवस, जैसे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। उसके बाद है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को समानता दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस या अंबेडकर जयंती, ठीक है। अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। उसके बाद है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। उसके बाद देखिए 26 अप्रैल, ठीक है। 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 26 अप्रैल को जो है ये 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब मई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, या फिर मजदूर दिवस भी कह सकते हैं। उसके बाद है 3 मई। 3 मई, तो 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? 3 मई। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद है 8 मई। 8 मई, तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद है 12 मई। 12 मई, तो 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। उसके बाद है 28 मई। 28 मई, 28 मई को क्या मनाया जाता है? 28 मई को स्वतंत्र वीर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को, ठीक है। उसके बाद है 31 मई। 31 मई, तो 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे देखिए सेबी, ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का होता है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सीएनजी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। उसके बाद है डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है एनआरआई। क्या है? एनआरआई। तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, एनआरआई। उसके बाद है सीआरआर। क्या है? सीआरआर। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का। उसके बाद देखिए एसएलआर। तो सीआरआर का होता है कैश रिजर्व रेशियो, और सीएलआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सीएलआर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। उसके बाद है आईएफएससी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए नासा। क्या है? नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखना है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए NCERT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NCERT, NCERT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 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 एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए इसरो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना है इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है NBFC। क्या है? NBFC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NBFC का होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो याद रखना है NBFC, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद देखिए नीति NITI, नीति, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए नीति का जो होता है ये होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो याद रखना है नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद है ट्राई। ठीक है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? TRAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है टेलीकॉम। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए उसके बाद है IRDA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो याद रखना है IRDA, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। उसके बाद देखिए अब नाबार्ड का फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, नाबार्ड NABARD। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखना है नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है IMEI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो याद रखना है कि IMEI इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद देखिए सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी। तो सेबी की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए एक है ASHA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट। तो याद रखना है ASHA इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।